हेलो बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना फिज़िक्स का पेपर सेट 1 2020 में आया हुआ है ये फिज़िक्स का पेपर। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया है रिलेशन बिटवीन ब्रेविस्टर एंगल थीटा एंड द स्पीड ऑफ लाइट v। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन वैसे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये इस बार आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया गया है। फिर भी हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है ब्रेविस्टर लॉ के अकॉर्डिंग देखिए हमारा जो टेन थीटा हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू। ठीक है, और यहाँ म्यू क्या है आपको पता है। ठीक है, मीडियम के लिए आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ये क्या है, रेशियो होता है डिफरेंट मीडियम में किस स्पीड से लाइट आपकी चल रही है। ठीक है, तो इसके रूप में हमने इसको दिखा दिया। अब देखिए अब हमें पता है दोनों ही आपके क्या थे, दोनों ही आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ से इक्वल करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है सी इक्वल्स टू म्यू टेन थीटा। तो इसके तो हमारा अब आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नाउ ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि देखिए फोटो डायोड्स आर यूज टू डिटेक्ट। अब फोटो डायोड्स का यूज़ क्या होता है, रेडियो वेव्स, गामा रे, आईआर रेज एंड ऑप्टिकल सिग्नल। देखिए जहाँ से फ़ोटो की बात आ गई वहाँ से देखिए फोटो डायोड्स की बात आ गई, मतलब आपकी कुछ ना कुछ ऑप्टिकल वाली चीज़ से रिलेट करना है। ठीक है, रेडियो, गामा और आईआर रेज से इसका कोई भी मतलब नहीं है, आपको सीधे देखना है यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल्स को। ठीक है, तो फोटो डायोड्स आपके क्या करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी। नाउ अगला क्वेश्चन आपके पास आया है द सिलेक्टिविटी ऑफ अ सीरीज LCR AC सर्किट इज लार्ज व्हेन। अब देखिए आपकी सिलेक्टिविटी, एक्चुअली आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिलेक्टिविटी आपकी क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सिलेक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी फैक्टर पे। हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर आपके लिए क्या करता है, शार्प कर्व दिखाएगा। देखिए हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर के लिए आपको कैसा मिलेगा, शार्प कर्व आपको मिलेगा। ठीक, तो अब आपको पता है शार्पर द रेजोनेंस इज मोर सिलेक्टिव। अब आपको पता है जैसा जितना ज़्यादा शार्प होगा उतना ज़्यादा सिलेक्टिव होगा। ठीक है, दस द सिलेक्टिविटी ऑफ LCR सर्किट इस आर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एल को लार्ज करना पड़ेगा और आर को स्मॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप एल को लार्ज करते हो और आर को स्मॉल करते हो तो आपका जो कर्व होता है वो मोर शार्प मिलता है। ठीक है, आप जैसे जैसे आपका एल क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा और आर इंक्रीज होगा तो इसके साथ आपका जो ये क्यू फैक्टर के लिए जो आपको कर्व मिलेगा वो उसकी शार्पनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, एल इज़ अ लार्ज एंड आर इज़ अ स्मॉल। तो इसका राइट आंसर है सी। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ शोइंग द करेक्ट वेरिएशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल विथ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखिए सिंपल हमको पता है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, P इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। ठीक है, P इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। तो अब हमको पता है P इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा है, तो आप अगर यहाँ से देखिए क्या होगा, अब यहाँ से मिलना क्या चाहिए, देखिए अब आपको पता है जो सीधा ग्राफ आपका कब मिलता है, मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। देखिए एक लीनियर इक्वेशन बनती है, लीनियर इक्वेशन कैसे होती है, एक्स इक्वल्स टू वाई वाली फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होती है, तो आपको कैसा मिलता है, एक लीनियर ग्राफ। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब डाउट रहता है बच्चों के मन में, ठीक है, किस किस के बीच में, एक ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के बीच में, कि इन दोनों में से कौन सा आपका जो ग्राफ है वो करेक्ट वेरिएशन शो कर रहा है लीनियर मोमेंटम और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में। तो देखिए अब यहाँ से आपको पता चल रहा है पी इंक्रीज होगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा, जब आपका पी इंक्रीज होगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा, और पी डिक्रीज होगा तो लैम्डा आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपकी पी इंक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए पी इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा भी इंक्रीज हो रहा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो विच मीन्स आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एमिटेड बाय
LED डिपेंड अपॉन, देखिए डिपेंड अपॉन, अब देखिए किस पे डिपेंड करती है आपकी LED की इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब आपकी LED कितनी ज़्यादा जलेगी, ब्लो करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, फॉलोइंग रीजंस में से। फॉरवर्ड वाइज एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, एंड रिवर्स वाइज एनर्जी गैप ओनली, फॉरवर्ड वाइज ओनली। अब देखिए समझिए इस चीज़ को कि जो LED है वो लाइट एमिट कर क्यों रही है, ठीक है, किसी भी डायोड में। एक्चुअली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हायर स्टेज में जा रहे हैं, ठीक है। अब हायर स्टेज में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर जब अपनी लोअर स्टेज में बैक आते हैं तो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिलीज़ करते हैं। अब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जब वो रिलीज़ करते हैं, जैसे समझिए उसने एनर्जी कुछ ऑब्जर्व करी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स ने, और वो हायर स्टेट में गया, और फिर जब वो वापस आएगा तो क्या करेगा, कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा, जिसके कारण आपको कलर शो कर रहा होगा। तो अब समझिए जितना कम आपका गैप होगा, ठीक है, तो उतने जल्दी वो हायर स्टेज ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आपका पहुंच पाएगा। और वहीं आपके देखिए जो फॉरवर्ड वाइसिंग होती है, जिसके कारण आपको क्या करता है, फॉरवर्ड वाइस आपको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स में मोर करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपकी जो ज़्यादा एनर्जी किसके कारण दिख सकती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए मोर एनर्जी आपको दिखेगी फॉरवर्ड वाइस और एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर के कारण। अब देखिए बाकियों में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स वाइस के कारण देखिए क्या होता है, इसमें करंट आपकी क्या होती है, रिवर्स वाइस के कारण किसी भी LED में डिक्रीज़ होती है, ठीक है। रिवर्स वाइज आपकी क्या करती है, फॉरवर्ड करंट को डिक्रीज़ करता है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा एमिट होने के लिए, ज़्यादा ब्लो करने के लिए आपका सेमीकंडक्टर का रिवर्स वाइज से क्या होगा, अपोजिट इम्पैक्ट डालेगा। वहीं एनर्जी गैप ओनली, खाली एनर्जी गैप होने से ज़्यादा एनर्जी एमिट नहीं होगी। वहीं खाली फॉरवर्ड वाइज कंडीशन आप लगा देंगे तो भी LED में ज़्यादा एनर्जी आपकी रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आप समझिए बहुत ज़्यादा आप गैप कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेज में पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक। तो भी आपको LED के जलने के लिए जो हायर एनर्जी ब्लो आपको दिखाई देता है वो भी आपको शो होगी ही नहीं, वो कंडीशन, वो फिनोमिना आपको मिलेगा ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V enter in a uniform magnetic field and moves in a circular radius r. If V is doubled, द रेडियस ऑफ द सर्किल विल बिकम। तो आपको सिंपल कह रहा है कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है एसलेट होता है V पोटेंशियल से इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक समान मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, R है। तो अगर हम V को डबल कर दें, दुगना कर दें, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, इसके ऑप्शन दे रखे हैं देखिए। तो सिंपल हमको क्या निकालना है, सोल्यूशन आपके पास देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप जब रेडियस ऑफ सर्किल निकालेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आप नॉर्मली ये दिमाग में सोच के चलते हैं, कोई भी बच्चा ये दिमाग में सोच के चलता है कि एक चीज़ अगर डबल हो रही है तो या तो वो 1 टाइम या कुछ 4 टाइम उसकी डिक्रीज़ हो रही होगी, या कुछ ऐसा रिलेशन सोच के, या डबल हो रहा होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, या तो डबल हो रहा होगा, या ऐसे वाला क्वेश्चन जो जैसे ऑप्शन ए दे रखा है, इस टाइप के आप आंसर ज़्यादा टिक मार के आते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है टिक मारने की यहाँ पे ऑप्शनल्स में, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि एसिलेट जब पोटेंशियल होता है किसी पर्टिकुलर उसमें, तो उसके लिए जो रेडियस होती है वो होती है आपकी √2mv/QV। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका रेडिएट हो रहा है तो उसके लिए जो रेडियस बनेगी वो कितनी होती है, √2mQV/QV, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ से रिलेशन आप जब निकालोगे तो अगर V को आप यहाँ पे डबल भी कर दें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल। अगर मैं यहाँ पे V की जगह डबल रख दूँ तो 2 टाइम्स, ठीक है, तो आपका क्या होगा, √2 टाइम, ठीक है, √2, और मैं यहाँ पे √2 लिख दूंगा V की जगह, और बाकी पूरा पार्ट है उसे V लिख दूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम टाइम आपके गलत ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो टिक मारने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ए या सी में होती है, बच्चा यही सोचता है, ठीक। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। साइक्लोट्रॉन इस बार हट गया है तो मे भी शायद ये चीज़ें नहीं आपको देखने को मिले, बट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस बार थोड़ा डाउटेबल है क्वेश्चन पेपर्स में, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो एक चैप्टर में, स्पेसिफिक चैप्टर में हटी हैं, बट दूसरे स्पेसिफिक चैप्टर में आपको वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड अपॉन। अब देखिए गॉसियन सरफेस आपकी क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब क्लोज है तो इससे इसका मतलब क्या है, जितना उससे फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब आपके फ्लक्स से ये मतलब है जितनी आपकी लाइनें गुजर रही हैं, ठीक है।
पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइनें गुजर रही हैं उनसे रिलेट हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ आपको समझ में आती होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये जो फ्लक्स है आपका किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और परमिटिविटी पे, या फिर चार्ज नेट चार्ज इनक्लोज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। नेट चार्ज इनक्लोज ओनली, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली। अब यहाँ से देखिए सिंपल सा आपको समझ में आता है कि अगर मैं फ्लक्स की डेफिनेशन अगर देखूँ तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। अब यहाँ पे कहीं पे भी साइज़ का आपका कोई इशू दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो कहीं पे भी रेडियस इसके अगर आप इसका डेरिवेशन देखेंगे तो कहीं पे भी रेडियस की बात आती ही नहीं है, ठीक। तो कहीं कहीं पे आप लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, रेडियस आप ज़बरदस्ती का इन्वॉल्व कर देते हैं। वो रेडियस आप कैसे इन्वॉल्व करते हैं मैं ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो कैसे आप यहाँ पे ई की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आप ई की वैल्यू निकालते हैं और आपको पता है कि अगर मैं पूरा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करूँगा तो क्लोज सरफेस के लिए जैसी भी सरफेस है, बाई चांस अगर स्फेरिकल सरफेस से 2πr² डाल देंगे और जिस प्रकार की भी आपकी सरफेस होगी उसका पर्टिकुलर एरिया डाल देते हैं आप, तो वहाँ से आपका आर भी जो होता है दिखने लग जाता है। बट वो फिर जो आपका डेरिवेशन होता है वो फाई का नहीं होता, फ्लक्स का नहीं होता, याद रखिएगा। वो डेरिवेशन हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आर से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ से ई डॉट डी एस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी आपको। आप सीधे लिखते फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो यहीं से आपका सोल्यूशन हो जाना था। आर पे डिपेंड नहीं करता है, क्यू और मतलब चार्ज जितना इनक्लोज होगा सरफेस पे, फ्लक्स उस पे, और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अगली बात करते हैं, आप देखिए द इफ फोटॉन्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी वी आर indicate on the surface of metal A and B of threshold frequency V/2 and V/3 respectively, the ratio of the maximum kinetic energy of electrons emitted A to that form of B। अब इसके लिए देखिए क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग आइंस्टीन की जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्चुअली होती कैसी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक्चुअली एक सरफेस है, तो इस सरफेस पे किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का फोटोन आपका एमिट हुआ। तो अब जो ये फोटोन बाहर से आया इसके पास कुछ एनर्जी थी, तो वो एनर्जी एक्चुअली कैसे काम करेगी, समझिए इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो कहाँ आएगा, सरफेस पे आएगा, याद रखिएगा कहाँ आएगा, सरफेस पे आएगा। उसके बाद जैसे ही सरफेस पे आएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन को पहले तो ये जो एनर्जी है इसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस में लाने पे ख़त्म होगा, उसके बाद कुछ पार्ट सरफेस के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पे मतलब काइनेटिक एनर्जी देने में लगेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा फिनोमेना क्या होता है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है ये, ठीक है। याद रखिएगा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी यहीं से आप ड्रॉ करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको अभी आई होप समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वर्क करता है। तो टोटल एनर्जी आपकी एच म्यू फोटोन से आई, उसने क्या किया, किसी इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर लाया, इसको आपने कह देते हो वर्क फंक्शन, और प्लस फिर उसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये आपकी एक्चुअली होती है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे इस वर्क फंक्शन को भी आप रिप्रेजेंट कर देते हो एच म्यू नॉट से, ठीक। तो अब बात करते हैं आगे, अब इसके चलते हैं, इसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज का रेशियो निकालना है। देखिए अब इसके बाद आता है आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के लिए रेशियो के लिए फिर हमने आइंस्टीन की इक्वेशन का यूज़ किया है और सिंपली उनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आ रहा है, करेक्ट रेशियो आ रहा है, वो देखिए क्या होता है, आपको मैंने ये इक्वेशन बता दी है आइंस्टीन की कैसे ये निकलती है काइनेटिक एनर्जी वाली, अभी मैंने आपको समझा दी है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले एक के लिए निकालोगे, ऐसे ही फिर दूसरे के लिए निकालोगे। एच म्यू देखिए, जो एच म्यू होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, दोनों ही केसेस में। बस एच म्यू डैश जो होगा फोटो आपके आपका जो वर्क फंक्शन है उसमें चेंज आना चाहिए, ठीक। तो इसकी दोनों वैल्यू रखी है, आप निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3:4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द पावर फैक्टर ऑफ द सीरीज LCR एट रेजोनेंस विल बी। अब पावर फैक्टर आपका LCR सर्किट के लिए एट रेजोनेंस देखिए क्या होगा, देखिए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि हमको अगर रेजोनेंस निकालना है तो रेजोनेंस की कंडीशन एक्चुअली होती क्या है, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ कि रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है। देखिए आपके पास कोई सर्किट है, ठीक है, L, फिर आपने एक C जोड़ दिया, फिर आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से,
तार से आपने एक बैटरी जोड़ दी। तो समझिए इस चीज़ में। अब देखिए एलसीआर सर्किट में पूरे इस सर्किट की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी, और बाहर ये आपका क्या है, जो आपने सोर्स जोड़ा है उसकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी। जैसे ही दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मैच कर जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, एक्चुअली रेजोनेंस कह रहे होते हैं। जैसे ही इन दोनों की फ्रिक्वेंसी आपकी मैच कर जाती है तो ये आपका क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। तो आप देखिए इसमें रेजोनेंस जो फैक्टर होता है वो कॉस फाई अगर कब होगा, जब 1 होगा, तब यहाँ पे आपको रेजोनेंस मिलता है किसी भी सर्किट में, ठीक है। तो फेज़ यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम फेज़ में होना चाहिए। अब सेम फेज़ में एक्चुअली कैसे हो सकता है, सेम फेज़ में मतलब जिस आपके सॉरी वोल्टेज और करंट आपका क्या होना चाहिए, सेम फेज़ में होना चाहिए। सेम फेज़ देखिए इसका मतलब ये देखिए वोल्टेज भी साथ में, ये दोनों साथ में चल रही हैं, ठीक है। जब ये साथ साथ चलेंगी तभी सेम फेज़ में होंगी। अब सेम फेज़ में होने का मतलब क्या है कि आपका फाई क्या होगा, 0 होगा, और कॉस 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कितना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब बाई कॉन्केव लेंस ऑफ द पावर पी वर्टिकली स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल प्लेन्स कॉन्केव प्लेट्स एंड द पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी। अब देखिए यहाँ पे बाई कॉन्केव कह दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाई कॉन्केव का क्या मतलब है, बाई कॉन्केव का कोई विशेष यहाँ पे मतलब है नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो बाई कॉन्केव आपका दे रखा है, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे है नहीं। नॉर्मल आप अपने जैसा आपका लेंस का फॉर्मूला होता है उसको लेंस मेकर फार्मूले की मदद से आप इसको नॉर्मली कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब आपको पता है ये लेंस मेकर फार्मूला होता है, ठीक है। ये लेंस मेकर फार्मूला होता है। अब आपको पता है आर आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो आप यहाँ पे R1 माइनस R2 करते हैं तो एक आर आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। अब ये एक आर आपको क्या लगना है, नेगेटिव लेना है। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बना देंगे एफ के लिए, देखिए। फिर आप ऐसी दूसरे के लिए भी क्या करेंगे, एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे दूसरे। अब देखिए जनरली एक चीज़ यहाँ पे डाउटेबल रहती है कि प्लेन कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ एक ही फोकल लेंथ होती है जनरली, क्यों होगी। देखिए अगर मैं इस तरह का कुछ कन्वर्ट कर देता हूँ, प्लेन फोकल लेंथ, जनरली आपको पता है लेंसेज के लिए क्या होता है, कुछ अगर मैं ये लेंस बनाता हूँ, इस तरह के कुछ लेंस बना रहा हूँ, तो दोनों ही साइड आपको एक एफ इस तरफ एक एफ इस तरफ दोनों तरफ मिलता है। बट अगर मैं इसको एक सिंगल उसमें डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, एक ही साइड का आपको दिखाता हूँ, एक साइड का इसको इरेज कर देता हूँ, तो एक ही फोकल लेंथ होगी। यहाँ पे मैं प्लेन कर देता हूँ इस पार्ट को, ठीक है, तो आपको एक ही फोकस दिखाई देगा, ठीक। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे इसने सिंगल आर क्यों ले लिया, कोई आपको बहुत बड़ा इसमें नहीं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो एक आर यहाँ पे 0 हो जाएगा नॉर्मली। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एफ इक्वस टू आप क्या रख देंगे, एफ डैश इक्वस टू आप क्या रख देंगे, 2f दूसरे वाले केसेस में, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ये कंडीशन आपको अप्लाई कर दे रखी है। देखिए देखिए तो कॉन्केव पावर ऑफ पी स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल प्लेन कॉन्केव पार्ट्स, ठीक है, दो उसमें स्प्लिट हो जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए अगले बार उसमें एफ डैश इक्वल्स टू 2f रख देंगे, ठीक है। अब स्प्लिट हुई है तो आपका देखिए अब यहाँ पे 2f रख देंगे, तो सिंपल से आपको पता है पावर और उसमें क्या रिलेशन होता है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो पावर और उसमें क्या रिलेशन होता है, 1 अपॉन किसका रिलेशन होता है, P इक्वस टू 1 अपॉन एफ इन मीटर, ये आपका रिलेशन जनरली आता है, ठीक है। तो आपका जब एफ डैश डबल हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ में चली जाएगी, ठीक है, पावर हाफ में चली जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, पी डैश डबल डैश इक्वल्स टू P/2। आप इसको ओवरली भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की आपको आवश्यकता भी नहीं थी शायद, अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देते तो। देखिए कैसे, अगर वो कह रहा है बाई कॉन्केव लेंस ऑफ द पावर P वर्टिकली स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल प्लेन कॉन्केव पार्ट्स, तो सिंपल अगर टू पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जा रहा है तो उसकी जो फोकल उसकी जो पार्ट्स, अब समझिए यहाँ पे पावर जो होगी उनके सेपरेशन की जो पावर होगी वो भी क्या होगी, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मतलब आपका जो फोकल लेंथ होती है वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पे इसके लिए जो आपका वो बनेगा, ठीक है, पावर का जो फैक्टर बनेगा वो सीधे बाई 2 भी आप सीधे कह सकते थे यहाँ पे, ठीक। अब कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ न्यूटन पर कूलाम मीटर इस किसकी है, तो सिंपल से आपको पता है ये किसकी है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी ये डायमेंशन आपकी किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी क्या हो जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी। ठीक, अब अगला ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है इसने, अ कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द वायर। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी कांस्टेंट रहने वाली है वो क्या होगी, आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा सिंपली। ठीक, अब आपको पता है एरिया एरिया अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अ पॉइंट चार्ज इज अ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ इंटरनल रेडियस आर एंड आउटर रेडियस टू आर, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस और आउटर सरफेस विल बी। तो अब देखिए दोनों के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि चार्ज डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वस टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको पता है कितना कर दिया जा रहा है, 2 आर कर दिया जा रहा है। तो आर की जगह जब आप 2 आर रखेंगे तो कितना टाइम, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, सिंपली आपको पता चल रहा है क्योंकि आपको पता चल गया सिग्मा और आर में रिलेशन क्या है, सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो कितना टाइम इंक्रीज हो रहा होगा, 4 टाइम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सिग्मा 1/σ2 का रेशियो हो जाएगा 4:1। ठीक है, अ, अगला इसका क्वेश्चन है आपका, द अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डिपेंड अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन एंड वेरिएशन बॉन्ड। तो ये क्या कहलाता है, उनकी कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद है द एबिलिटी ऑफ द कंजक्शन जंक्शन डायोड, द एबिलिटी ऑफ द जंक्शन डायोड एट अल्टरनेटिव वोल्टेज is based on the fact that it allow current to pass only when it forward wise। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है, रेक्टिफाइड। अब देखिए द एबिलिटी, अब मैं इसके साथ एक साथ पढ़ के इसको बताता हूँ। द एबिलिटी ऑफ द जंक्शन डायोड टू रेक्टिफाई एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, देखिए मैं इसको चीज़ को भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी आपने देखिए जितने भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर डायोड के फंक्शन, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे सारे। ठीक है, आप पढ़ेंगे एमीटर बेस एम्पलीफायर्स। हर जगह आप देख रहे होंगे कि इंक्रीज करंट को आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेक्टिफाई करने का मतलब और कुछ नहीं है, इंक्रीज आप करते हैं। तो एज अ एम्पलीफायर आप जंक्शन डायोड्स का यूज़ कर रहे होते हैं हर जगह। ठीक है, तो आपने जितने भी डेरिवेशन पढ़े होंगे सब जगह आप क्या कर रहे होंगे, आउटपुट को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अब आता है डिफाइंड द टर्म करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के लिए आपको पता होना चाहिए जो इसका इसका जो चीज़ डेरिवेशन आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, वो आता है NBA/K। ठीक है, तो ये जो K होता है ये मटेरियल किससे बना है, ज़्यादा हार्ड मटेरियल बना है तो इस के की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम होगा तो कम हो जाएगी। ये मटेरियल पर डिपेंड करने वाला है। एक्चुअली ये क्या होता है, ट्विस्टिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा उसके ऐंठने की ज़्यादा पावर होगी वो उस पर डिपेंड करता है कि। ठीक, अब अगला आया है अगला क्या निकालना है आपने, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस आपको बताना है। अगर बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो सिंपल सा आपको डायग्राम आपको पता है 90 के एक दूसरे के 90 एंगल्स में होते हैं दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक दूसरे के 90 उसमें चलते हैं। अगर एक वाई एक्सिस में चलेगा तो दूसरा अपने आप ही किस में चलेगा, जेड एक्सिस में चलेगा। ठीक, और इनका जो प्रोपोगेशन होगा ये भी 90 एक्सिस में होगा, तो प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द कंडीशन ऑफ द पार्ट डिफरेंस अंडर विच कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका काफ़ी लंबा सा डेरिवेशन है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका नहीं करेंगे स्टडी।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखिए 2n। देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए जो आपका होता है, किसी दिन मैं इसका अलग से बता दूंगा डेरिवेशन निकाल के। देखिए जो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपका जो इंटरफेरेंस आता है वो क्या होगा, देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए ये होता है आपका थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक है, 2n पाई होता है। ठीक, और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो आपका होगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव मतलब देखिए इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, समझिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे साइन का बना दिया, यहाँ से समझिए। मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव की बात करता हूँ, मैक्सिमम पोजीशन क्या होती है कंस्ट्रक्टिव के लिए 1, और यहाँ पे मिनिमम क्या होगी -1। ठीक है, इंटरफेरेंस की कंडीशन अब जब यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूसलेट मॉडल में, तो कुछ इस तरह से आपको ड्यूसलेट मॉडल मिलता है। तो यहाँ से आपकी एक, आई होप आप अपनी स्टडी के साथ इंटरलिंक कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ वेव्स आपस में क्या करती हैं, मैच कर रही होती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पे मैच कर रही होती हैं वहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है, वहाँ पे कैसा होता है कंस्ट्रक्टिव, और जहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही होती है तो कैसा होता है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे हम कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 की कंडीशन। तो अब थीटा 1 कब हो सकता है, कॉस थीटा 1 कब हो सकता है, जब थीटा इक्वल्स टू 2n पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंडीशन निकाल सकते हैं। तो लैम्डा एक्स इक्वल्स टू, देखिए पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कंस्ट्रक्टिव के लिए निकल जाएगा। ऐसे ही आपका थीटा -1 कब हो सकता, कॉस थीटा -1 कब हो सकता है, जब थीटा इक्वल्स टू आपका होगा 2n+1 पाई। ठीक है, ऐसे आप डिस्ट्रक्टिव के लिए भी निकाल सकते हैं 2n+1 लैम्डा बाई 2। आई होप आपका ये समझ में आया होगा। अब अगला जो है हम देखिए ये वाला 19 जो क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं हम। बाकी के हम क्वेश्चन अगले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विद द रेट चेंज ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल। तो इसके लिए सिंपल सा देखिए, आपका जो ईएमएफ होगा वो कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। ठीक है, और आपका जो करंट होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, वो आपके एक्स एक्सिस में हम शो कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो आपका इम्पिडेंस होगा, एक्चुअली इम्पिडेंस कुछ नहीं होता, एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है जो ओवरऑल रेजिस्टेंस लगता है। आप रेजिस्टेंस शब्द यूज़ करते हैं जब आपका रेजिस्टेंस के द्वारा लगता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस अगर कॉइल भी लगाती है, आपके डिफरेंट जितने भी आप सब्सटेंस किसी सर्किट में जोड़ते हैं सब अपना अपना कुछ रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस इनके द्वारा लगाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, इम्पिडेंस। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया ग्राफ के द्वारा, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक, अब देखिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। देखिए होता क्या है, जनरली आपको पेपर अवेलेबल नहीं हो पाते नेट में, तो मैं यहाँ पे आपको पेपर थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ और डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। आप यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा हिंट लीजिए, और अपने जहाँ भी आपने पढ़ा है वहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम आगे का पेपर डिस्कस करेंगे।